आर्या, लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी स्टडी रूम से बाहर निकल अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। आर्या जैसे ही अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर पलटती है, उसे अपने सामने खड़ा ओमकार दिखता है। ओमकार को अपने सामने देख आर्या पहले शॉक हो जाती है, पर फिर भागते हुए उसके पास जाके उसके सीने से लग जाती है। आर्या खुशी से ओमकार के सीने से लगी हुई थी, पर शायद उसने ओमकार के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा था। आर्या ओमकार के सीने से लगे हुए, आप कब आए? ओमकार आर्या के ऐसे सीने से लगने से कुछ पल के लिए अपना गुस्सा भूल गया था। वो अपना हाथ आर्या के पीठ पर रखने वाला ही था कि अचानक उसे नीचे सुनी बात याद आ गई। ओमकार ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और आर्या को जवाब दिया, अभी आया। तुम कहाँ थी? उसका सवाल सुन आर्या घबरा जाती है, पर फिर उसे देख मुस्कुरा के, हम पानी पिंड किचन में गए थे। उसका जवाब सुन ओमकार को और गुस्सा आता है, पर वो शांत ही रहता है। ओमकार आर्या से, सो जाओ। इतना बोल वो अपने साइड आके लेट जाता है। आर्या को उसकी हरकत अजीब लगती है। एक तो इतने दिन बाद मिला, ऊपर से अच्छे से बात भी नहीं की। पर फिर वो सोचती है शायद थक गए होंगे। ये सोचते हुए वो भी बेड पर लेट जाती हैं। आर्या ओमकार को देखती है, जो सीधा सो रहा था, अपना एक हाथ सिर के ऊपर और दूसरा अपने सीने पर। आर्या धीरे से खिसके उसके पास जाती है और उसके सीने पर से उसका हाथ हटा अपना सिर रख उसका हाथ अपने सिर पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर सोने लगती हैं। ओमकार जो अभी जाग रहा था, वो उसकी हरकत देख रहा था, पर आज वो आर्या को खुद से अपनी बाहों में नहीं लेता है। अगली सुबह आर्या और ओमकार दोनों जल्दी उठ के तैयार हो गए थे। आर्या तैयार होके नीचे जाने लगती हैं, तभी ओमकार उसे देख बोलता है, आर्या तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी बात सुन आर्या खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी ओमकार को अपनी प्रेग्नेंट होने की बात बतानी थी। वो सोचती है वो वही बाहर बता देगी, तो वो खुशी से हाँ बोल देती है। ओमकार आर्या के साथ नीचे आके सबको हम कुछ देर में आने का बोल आर्या को अपने साथ लेके बाहर चला जाता है। ओमकार आर्या को कार में बैठा वहां से निकल जाता है। जहां ओमकार शांत था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही आर्या बहुत खुश दिख रही थी, पर उसे क्या पता उसके खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है और ये खुशी बस कुछ देर में बदल जाएगी। ओमकार एक जगह कार रोकता है। आर्या गाड़ी के खिड़की से बाहर देखती है, तो वो एक शांत तालाब के पास थे। ओमकार के गाड़ी से उतरते ही आर्या भी गाड़ी से उतरती है। आर्या यहाँ वहाँ देखते हुए, ये कौन सी जगह है? ओमकार, मैं जब भी परेशान होता हूँ यही आता हूँ। उसकी बात सुन आर्या, क्या आप आज भी परेशान हो? ओमकार उसके सामने खड़े होके, हाँ। आर्या, क्यों, क्या हुआ? ओमकार कठोर लहजे में, तुम्हारे वजह से। उसकी बात सुन आर्या शॉक हो जाती है। आर्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? ओमकार खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए, आर्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मनोज चाचा जी के परिवार और केस से दूर रहोगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी बात सुन आर्या, ये आप क्या कह रहे हैं? ओमकार गुस्से से आर्या की दोनों बाहें पकड़ गुस्से से, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम नहीं जानती? मैं यहाँ नहीं था तो तुम सुमित से मिली, बोलो मिली थी या नहीं? उसकी बात सुन आर्या, हाँ मिली थी, लेकिन। ओमकार उसे छोड़, बस। आर्या बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि दूर रहो उसे, पर तुम फिर भी मिली उसे। उसकी बात पर आर्या रोते हुए, आप हमारी बात तो सुनिए। ओमकार चिल्लाते हुए, और कुछ बाकी है क्या सुने के लिए? आर्या, तुम सुमित से मिली, उसने तुमसे मनोज चाचा जी का केस वापस लेने को कहा और तुमने यही बात मेरे पापा से की और उन्हें अपनी बातों से कन्विंस किया कि वो मनोज चाचा का केस वापस ले। और कमाल की बात देखो, तुमने कल रात को मेरे पापा से ये बात की और आज सुबह ही मनोज चाचा जेल है बाहर आ गए। इतना बोल वो फिर से आर्या को उसके कंधे से पकड़ अपने करीब कर, क्यों आर्या, आखिर क्यों? क्या तुम नहीं जानती मनोज चाचा ने क्या किया था? फिर भी तुमने उन्हें माफ करने के लिए मेरे पापा को मजबूर किया। ओमकार की सारी बात सुन आर्या शॉक थी। सिर्फ सुमित से मिलने को लेके ओमकार आर्या पर कितने सारे इल्जाम लगा दिए।
आर्या की आंखों से लगातार आंसू उसके गाल पर आ रहे थे। आर्या बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर ओमकार की गुस्से वाली आंखें देख उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वही ओमकार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। अपने गुस्से में वो ये भी भूल गया कि वो आर्या से बात कर रहा है। उसके आंसू देख ओमकार एक बार के लिए पिघल गया और आर्या छोड़ दिया। आर्या अभी रोते हुए उसे ही देख रही थी। आर्या बड़ी हिम्मत कर, आप होश में है ना ओमकार जी? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? उसकी बात सुन ओमकार। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तुम पापा से क्या कह रही थी। तुम जानती हो आर्या कल पूरी रात में ये सोचता रहा कि कहीं मैंने तुमसे प्यार कर और शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। उसकी बात सुन आर्या अपने जगह जम सी जाती है। वही ओमकार गुस्से से फिर बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमसे ज्यादा अपने परिवार से प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हारे इस हरकत के वजह से मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। उसकी बात सुन आर्या के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसकी आवाज उसके गले में अटक सी गई थी। वही ओमकार अपने गुस्से में अपना आपा खो चुका था, शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है। ओमकार की सारी बातें बोलने के बाद कुछ देर वहां शांति रहती है। आर्या कुछ नहीं बोलती है, बस उसके आंखों से आंसू उसके गाल और गले को भीगा रहे थे। और पता नहीं ओमकार को आज क्या हुआ था, आज उस पर आर्या के आंसू का भी असर नहीं हो रहा था। ओमकार का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, वो अभी गुस्से से तालाब के पानी को देख रहा था। आर्या के कानों में बस ओमकार के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, कहीं मैंने तुमसे प्यार कर और शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी ये सब ओमकार ने कही है। आर्या को खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो खड़े होने के लिए गाड़ी का सहारा लेती है। ओमकार की पीठ आर्या की तरफ थी, जिस वजह से वो आर्या को नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद ओमकार का गुस्सा कुछ शांत होता है, तो वो 2-4 गहरी सांस लेके पलटता है, पर अपने सामने आर्या को ना देख घबरा जाता है। ओमकार जल्दी से कार के पास जाके आर्या को ढूंढने लगता है। ओमकार यहाँ वहाँ देख आर्या को आवाज देता है, पर उसे कहीं भी आर्या दिखाई नहीं देती है और नहीं उसकी कोई आवाज आती है। ओमकार उसी जगह पर बहुत देर आर्या को ढूंढता है, पर उसे आर्या नहीं मिलती है। ओमकार वही घुटनों के बल बैठे जोर से आर्या का नाम चिल्लाता है। यहाँ आर्या वहां से निकल रोड पर चली जा रही थी। उसे तो जैसे कोई होश नहीं था, वो बस चले जा रही थी। तभी उसके पीछे से एक कार आती है। कार आर्या को देख जोर जोर से हॉर्न बजाती है, पर आर्या को कोई होश नहीं था। तभी अचानक आर्या को चक्कर आते हैं और उसके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जिसे वो सीधा नीचे गिर जाती हैं। आर्या के गिरते ही कार रुक जाती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं और आर्या के पास जाते हैं। आर्या बेहोश हो गई थी, तो उनमें से एक आर्या के पास जाके उसे पलटता है और दोनों जैसे ही आर्या का चेहरा देखते शॉक हो जाते हैं। आर्या वहां से निकल रोड पर चली जा रही थी। उसे तो जैसे कोई होश नहीं था, वो बस चले जा रही थी। तभी उसके पीछे से एक कार आती है। कार आर्या को देख जोर जोर से हॉर्न बजाती है, पर आर्या को कोई होश नहीं था। तभी अचानक आर्या को चक्कर आते हैं और उसके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जिसे वो सीधा नीचे गिर जाती हैं। आर्या के गिरते ही कार रुक जाती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं और आर्या के पास जाते हैं। आर्या बेहोश हो गई थी, तो उनमें से एक आर्या के पास जाके उसे पलटता है और दोनों जैसे ही आर्या का चेहरा देखते शॉक हो जाते हैं। ओमकार जल्दी से उठ अपनी कार में बैठ आर्या को ढूंढने वहां से निकल जाता है। वो हर जगह रास्ते में आर्या को देखते हुए जाता है। ओमकार बहुत दूर तक आर्या को ढूंढता है, पर जब उसे आर्या कहीं नहीं मिलती, तो वो एक जगह कार रोक अपने मोबाइल निकाल अमर को कॉल कर आर्या को ढूंढने बोलता है। ओमकार का अब दिल घबरा रहा था। वो आर्या से गुस्सा था, पर उसकी सलामती चाहता था और आर्या का ऐसे अचानक चले जाना उसे डरा रहा था। दूसरी तरफ आर्या की आंखें जब खुलती है
तो वो खुद को एक सफेद रंग के कमरे में पाती है। आर्या घबरा के उठने लगती है, तभी उर्मी उसकी मदद करती है। उर्मी को देख आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आर्या हैरानी से, उर्मी आप यहाँ? इससे पहले उर्मी कुछ बोलती एक आवाज आती है, ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए। आर्या आवाज की तरफ देखती है तो वहां प्रणय खड़ा था। उसे देख आर्या हैरान हो जाती है। प्रणय उसके पास आके कि आप ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी, वो भी इस हालत में। उसका सवाल सुन आर्या शॉक हो जाती है। आर्या उर्मी को देखती है तो उर्मी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो आर्या प्रणय को देखने लगती है। प्रणय उसे देख, आप ऐसे किसी को बिना बताए अकेली सड़क पर चल रही थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा हुआ कि आप हमारी ही कार के सामने बेहोश हुई। सोचा है आपने ओमकार जी कितना परेशान होते। उसकी बात सुन अचानक आर्या को ओमकार की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसे उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। आर्या को ऐसे देख प्रणय उसके पास बैठ उसके आंसू पोंछकर, क्या हुआ है आर्या? आप रो क्यों रही हैं? आर्या उसके गले लग रोने लगती हैं। तो प्रणय उसके सिर पर हाथ फेर, अब रोना बंद करो, हम ओमकार जी को कॉल कर बुला लेते हैं, वो आपको घर ले जाएंगे। प्रणय की बात सुन आर्या रोते हुए, भाई हमें वहां नहीं जाना है, हमें अपने घर ले चलिए। आर्या को इतना रोते देख और उसकी ऐसी बातें सुन प्रणय और उर्मी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उर्मी प्रणय को कुछ इशारा करती है तो प्रणय आर्या को चूम कराते हुए, अच्छा ठीक है, आपको अपने घर चलना है तो हम लेके चलते हैं, आप रोना बंद कीजिए। प्रणय की बात सुन आर्या थोड़ी शांत हो जाती है। प्रणय हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी कर उर्मी के साथ आर्या को हॉस्पिटल से घर लेके जाने निकल जाता है। कुछ देर में प्रणय की कार सिंह निवास के बाहर रुकती है तो उर्मी धीरे से आर्या को नीचे उतार घर के अंदर लेके जाती हैं। उनके अंदर आते ही आरती जी उन्हें देख हैरान हो जाती हैं, फिर जल्दी से आर्या के पास जाके उसे गले लगा लेती है। आरती जी उसे गले लगाए हुए, हम आज ही आपको बहुत याद कर रहे थे और आप आ गए। फिर उसे अलग होके, पर ऐसे अचानक, बाहर देखते हुए, अकेली आई है, ओमकार जी नहीं आए आपके साथ? एक बार फिर ओमकार का नाम सुन आर्या की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो झट से आरती जी के गले लग रोने लगती हैं। आर्या को ऐसे रोता देख आरती जी घबरा जाती हैं। वो आर्या को चुप कराते हुए सोफे पर बैठा देती है, पर आर्या उन्हें कसकर पकड़ रोए जा रही थी। आरती जी प्रणय और उर्मी के तरफ देखती है तो वो दोनों अपने कंधे उचका देते हैं। आरती जी आर्या को उर्मी के साथ उसके कमरे में आराम करने भेज देती है और वहीं बैठ प्रणय से बात करने लगती हैं। यहाँ आर्या के सिंह निवास के अंदर जाते ही गेट के बाहर खड़ा आदमी किसी को कॉल करता है। ओमकार जो यहाँ आर्या को लेके परेशान था, उसका मोबाइल बजता है। ओमकार जल्दी से कॉल उठाता है तो सामने से एक आदमी, मालकिन अपने घर आई है। उसकी बात सुन ओमकार एक राहत की सांस लेता है और कॉल कट कर देता है। फिर मन में, आर्या तुमने एक बार भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कि, सीधा अपने मायके चली गई और मैं यहाँ पागलों की तरफ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इतना सोच वो गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारता है। सिंह निवास। आर्या अपने कमरे में फ्रेश होके बेड पर लेटी हुई थी। उर्मी उसका सिर सहला रही थी। उसने आर्या से कुछ नहीं पूछा और नहीं आर्या ने उसे कुछ बताया। कुछ देर में थकान के वजह से आर्या को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। उसके सोते ही उर्मी उसे चादर ओढ़ा उसके कमरे से बाहर निकल नीचे आती है, जहां पहले से प्रणय और आरती जी बैठे हुए थे। उर्मी को देख आरती जी उसे भी बैठने बोलती है। सबको आर्या को देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रकाश जी अंदर आते हैं। दरअसल प्रणय और आरती जी ने उन्हें कॉल कर घर बुलाया था। प्रकाश जी अंदर आके, क्या हुआ, आप दोनों ने इतने जल्दी में हमें क्यों बुलाया? इतना बोल वो वही सोफे पर बैठ जाते हैं। तो प्रणय उन्हें सारी बात बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद प्रकाश जी और आरती जी खुश भी होते हैं कि वो नाना नानी बने वाले हैं। पर इस हालत में आर्या ऐसे बेसुध सड़क पर और उसकी हालत देख वो परेशान भी हो जाते हैं।
तभी प्रकाश जी, आरती जी आप पायल को कॉल कीजिए और उसे बातों बातों में आर्या और ओमकार के बारे में पूछिए। उनकी बात सुन आरती जी जल्दी से पायल को कॉल लगाती है। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल रख प्रकाश जी से पायल कह रही है कि ओमकार और आर्या दोनों साथ में सुबह ही कहीं बाहर निकल गए हैं। उनकी बात सुन प्रकाश जी कुछ सोचते हुए तो शायद ओमकार और आर्या के बीच कुछ हुआ है। उनकी बात पर आरती जी परेशान होके अब क्या हुआ है और क्या उन्हें नहीं पता ऐसी हालत में उन्हें आर्या का कितना ख्याल रखना चाहिए। उनकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता है। तो उर्मी बोलती है शायद उन्हें पता ना हो कि आर्या प्रेग्नेंट है। उर्मी की बात सुन सब सोच में डूब जाते हैं। तभी आरती जी, हमें उर्मी की बात सही लग रही है, क्योंकि पायल से बात करके भी ऐसा लगा जैसे उसे भी कुछ नहीं मालूम। सब उनकी बात पर सहमत होते हैं। तभी प्रकाश जी बोलते हैं हम ओमकार को कॉल कर उसे ही बात कर लेते हैं। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकाल ओमकार को कॉल लगाने लगते हैं। तभी वहां एक आवाज गूंजती है, नहीं। सब आवाज के तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों पर आर्या खड़ी थी। उर्मी को देख आरती जी उसे भी बैठने बोलती है। सबको आर्या को देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रकाश जी अंदर आते हैं। दरअसल प्रणय और आरती जी ने उन्हें कॉल कर घर बुलाया था। प्रकाश जी अंदर आके, क्या हुआ आप दोनों ने इतने जल्दी में हमें क्यों बुलाया? इतना बोल वो वही सोफे पर बैठ जाते हैं। तो प्रणय उन्हें सारी बात बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद प्रकाश जी और आरती जी खुश भी होते हैं कि वो नाना नानी बने वाले हैं। पर इस हालत में आर्या ऐसे बेसुध सड़क पर और उसकी हालत देख वो परेशान भी हो जाते हैं। तभी प्रकाश जी, आरती जी आप पायल को कॉल कीजिए और उसे बातों बातों में आर्या और ओमकार के बारे में पूछिए। उनकी बात सुन आरती जी जल्दी से पायल को कॉल लगाती है। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल रख प्रकाश जी से पायल कह रही है कि ओमकार और आर्या दोनों साथ में सुबह ही कहीं बाहर निकल गए हैं। उनकी बात सुन प्रकाश जी कुछ सोचते हुए तो शायद ओमकार और आर्या के बीच कुछ हुआ है। उनकी बात पर आरती जी परेशान होके अब क्या हुआ है और क्या उन्हें नहीं पता ऐसी हालत में उन्हें आर्या का कितना ख्याल रखना चाहिए। उनकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता है। तो उर्मी बोलती है शायद उन्हें पता ना हो कि आर्या प्रेग्नेंट है। उर्मी की बात सुन सब सोच में डूब जाते हैं। तभी आरती जी, हमें उर्मी की बात सही लग रही है, क्योंकि पायल से बात करके भी ऐसा लगा जैसे उसे भी कुछ नहीं मालूम। सब उनकी बात पर सहमत होते हैं। तभी प्रकाश जी बोलते हैं हम ओमकार को कॉल कर उसे ही बात कर लेते हैं। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकाल ओमकार को कॉल लगाने लगते हैं। तभी वहां एक आवाज गूंजती है, नहीं। सब आवाज के तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों पर आर्या खड़ी थी। आर्या वहां से चलते हुए उनके पास आती है और बोलती है आप किसी को नहीं बताएंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखते हैं। प्रकाश जी आर्या के पास जाके, क्या हुआ है बच्चे? आर्या झट से उनके गले लग रोने लगती हैं। उसे फिर से रोता देख सब परेशान हो जाते हैं। प्रकाश जी उसे वही सोफे पर बैठा चुप करा पानी पिलाते हैं। आर्या के कुछ शांत होते ही प्रकाश जी, क्या हुआ है बच्चे आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या फिर से आपके और ओमकार जी के बीच कोई झगड़ा हुआ है? उनका सवाल सुन आर्या उन्हें देख, पापा हम वापस उनके पास नहीं जाएंगे। उसकी बात सुन सब शॉक हो जाते हैं। आरती जी आर्या के दूसरे तरफ बैठ, आर्या बेटा हुआ क्या है बताए हमें। आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपने पापा को देख, पापा क्या हम यहाँ रह सकते हैं? उसका सवाल सुन प्रकाश जी, बिल्कुल बेटा ये आपका भी घर है। आर्या, तो बस अब आप हमसे कुछ मत पूछिए, नहीं तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। आर्या को ऐसे देख प्रकाश जी, अच्छा ठीक है हम वादा करते हैं, जब तक तुम नहीं बताओगी हमें से कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। उनकी बात सुन आर्या चुप हो जाती है और अब आर्या से कोई कुछ नहीं पूछता है। सब डर रहे थे कहीं वो यहाँ से भी चली गई तो इस हालत में कहाँ जाएगी। रात का वक्त लक्ष्मी निवास। ओमकार अपनी कार से उतर घर के अंदर जाता है। उसे देख लक्ष्मी जी आवाज देती है। ओमकार उनके पास जाता है
तो लक्ष्मी जी के पास खड़ी साधना जी ओमकार के पीछे देखते हुए ओम आर्या कहा है। उनके सवाल पर ओमकार वो अपने मायके गई है इतना बोल वो वहां से चला जाता है। उसे ऐसे देख साधना जी मायके गई है ऐसे अचानक लक्ष्मी जी पायल को बुलाती है और उसे पूछती है तो पायल बोलती है नहीं हमें नहीं पता आर्या घर कब गई। उनकी बात पर लक्ष्मी जी को कुछ गड़बड़ लगती है। रात को डिनर के बाद ओमकार लक्ष्मी जी के बुलाने पर उनके कमरे में गया था। लक्ष्मी जी उसे देख कुछ हुआ है क्या ओमकार कुछ नहीं दादी। लक्ष्मी जी तो आर्या तुम्हारे साथ बाहर गई थी फिर वो अचानक अपने मायके चली गई। ओमकार गहरी सांस लेके दादी मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो अपने मर्जी से गई है अगर उसे आना हो तो वो अपने मर्जी से वापस आएगी। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। ओमकार जैसे ही अपने कमरे में आता है उसे आर्या की कमी खलने लगती है। वो बेड को देखता है जहां वो आर्या को अपनी बाहों में लेके सोता था। आज उसे अकेले सोना पड़ेगा। ओमकार कमरे के सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर पीछे लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओमकार जैसे अपनी आंखें बंद करता है उसके आंखों के सामने आर्या का आंसू से भरा चेहरा आता है। वो झट से अपनी आंखें खोल क्या मैंने आर्या को कुछ ज्यादा कह दिया वो इतना क्यों रो रही थी। फिर सर झटक पर उसने गलती की है वो चाहती तो माफी मांग मेरे साथ आ सकती थी पर वो मायके चली गई। यही सब सोच वो अपना मोबाइल निकाल उसमें आर्या की फोटो देखने लगता है। सिंह निवास। आर्या अपने बेड पर लेटी हुई थी उसके हाथ उसके पेट पर थे। आर्या मन में आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और जो गलती मैंने की ही नहीं उसके लिए आपने मुझे इतना कुछ कह दिया। मैं वहां से चली आई पर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। शायद आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं। इतना सोच उसकी आंखों के कोने से आंसू गिर जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन फिर कुछ हफ्ते और लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। आर्या अभी सिंह निवास में थी जहां सब उसका पूरा ख्याल रखते थे। आर्या का 4था महीना चल रहा था जिस वजह से उसका हल्का पेट दिखने लगता था। आर्या परेशान थी पर वो जाहिर नहीं होने देती थी। 24 घंटा आर्या के साथ कोई न कोई रहता था। यहाँ तक कि रात को भी आरती जी उसके साथ उसके कमरे में ही सोती थी। आर्या के रिपोर्ट में उसे कमजोर बताया था जिस वजह से सिंह परिवार उसका और ध्यान रखने लगे थे। और जैसे प्रकाश जी ने आर्या से वादा किया था तो उसकी प्रेगनेंसी की बात ओमकार को नहीं बताई नहीं ठाकुर परिवार में किसी को। वो सब आर्या को समझाना चाहते थे पर डॉक्टर ने उसे इस हालत में ट्रेस झगड़ा सबसे दूर रखने को कहा था जिस वजह से कोई भी आर्या से ओमकार की बात नहीं करता था। यहाँ ठाकुर परिवार में भी सब बदल गया था। ओमकार किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रात को भी देर से आता था और जब भी आर्या की बात करते तो वो गुस्सा होके चला जाता था। सब ओमकार और आर्या को लेके परेशान थे पर किसी को ये नहीं दिखा कि ओमकार और आर्या के वजह से पायल और पीयूष में भी दूरियां आ गई थी। दरअसल पायल को पता चल गया था कि आर्या प्रेग्नेंट है पर आर्या के मना करने के वजह से उसने किसी को नहीं बताया। पर जब उसे प्रणय से ये पता चला कि आर्या उन्हें बीच सड़क पर बेहोश मिली तो उसे ओमकार पर बहुत गुस्सा आया जिस वजह से उसकी पीयूष के साथ बहस हो गई। पीयूष को सिर्फ इतना पता था कि आर्या बीच सड़क पर बेहोश मिली थी पर वो प्रेग्नेंट है ये नहीं पता चला। यहाँ ठाकुर परिवार और सिंह परिवार ने जब आपस में बात की ओमकार और आर्या की तब ठाकुर परिवार को पता चला कि ओमकार ने आर्या से कुछ कहा है जिस वजह से वो मायके गई है और वो प्रणय को बीच सड़क पर बेहोश मिली थी। सबको ये पता चलने पर लक्ष्मी जी, शैलेंद्र जी और साधना जी ओमकार से नाराज हो गए थे पर ओमकार किसी के पूछने पर भी कुछ नहीं बोलता था। आर्या और ओमकार दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे पर किसी पर जाहिर नहीं होने देते थे। जहां आर्या अपने ऊपर लगाए इल्जाम के वजह से गुस्सा थी वहीं ओमकार आर्या से अपनी नाराजगी खत्म करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसे आर्या का मायके जाना और वापस न आना और गुस्सा दिला रहा था जिस वजह से वो भी अपने ईगो में आके उसे मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था।
हॉस्पिटल से आरती जी आर्या को लेके कार के पास आती है, जहां प्रणय पहले से खड़ा था। वो उन दोनों को लेने आया था। प्रणय आर्या को अच्छे से कार में बैठा देता है। आरती जी भी उसके साथ पीछे बैठ जाती हैं। तो प्रणय आगे बैठ अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। प्रणय दोनों को घर छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर अब उसके मन और दिमाग में कुछ चल रहा था। प्रणय ऑफिस पहुंच प्रकाश जी के कैबिन में जाके उन्हें सारी बातें बताता है। प्रणय की सारी बात सुनने के बाद भी प्रकाश शांत ही रहते हैं। उन्हें इतना शांत देख प्रणय, पापा आप कुछ कहेंगे नहीं? प्रकाश जी उसे देख शांति से, ये उन पति पत्नी का मामला है और फिर हम जिंदगी भर आर्या को अपने पास नहीं रख सकते। उनकी बात सुन प्रणय, क्यों नहीं रख सकते? मैं मेरी बहन को अपने पास जिंदगी भर रख सकता हूँ। और क्या पति पत्नी की बीच की बात है पापा? उनका झगड़ा पति पत्नी से दोनों परिवार तक पहुंच गया है और आपको अभी लगता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है? उसकी बातें सुन प्रकाश जी कुछ नहीं बोलते हैं। प्रणय उनके पास जाके, पापा क्या आपने नहीं देखा ये 3 महीने आर्या दर्द? वो सिर्फ हमारे सामने खुश रहती थी, पर अकेली में वो सिर्फ रोती थी। अरे उसे इतना स्ट्रेस है कि डॉक्टर ने कहा अगर ऐसा ही रहा तो उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसकी बात सुन प्रकाश जी शॉक होके उसे देखने लगे तो प्रणय ने गहरी सांस ली और बोला, ये बात सिर्फ माँ और मैं जानते हैं, आर्या को नहीं पता है। अब प्रकाश जी को भी टेंशन होने लगी थी। यहाँ साधना जी अपना चेकअप करा के पायल के साथ घर आ गई। घर आके उन्होंने देखा तो मनोज ठाकुर अपने परिवार के साथ आए हुए थे। साधना जी चुपचाप अंदर आ गई। वही पायल ने उन सब के पैर छुए और किचन में चली गई। साधना जी वही सोफे पर बैठ गई जहां लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी पहले से बैठे हुए थे। उन सब में कुछ बातें हुई, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और ओमकार पीयूष के साथ अंदर आ गया। दरअसल साधना जी ने ही उसे बुलाया था। ओमकार जब पीयूष के साथ अंदर आया तो सामने मनोज ठाकुर और उसके परिवार को देख उसकी आंखें सख्त हो गई। उसकी नजर बस सुमित को घूर रही थी, वही सुमित भी ओमकार को ही देख रहा था। ओमकार और पीयूष दोनों सबके पास आते हैं। उन्हें देख मनोज और उसका परिवार खड़ा हो जाता है। ओमकार तो बस सुमित को घूर रहा था और सुमित भी ओमकार को ही देख रहा था। लक्ष्मी जी सबको बैठने बोलती है तो सब बैठ जाते हैं। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी पायल चाय नाश्ता लाके टेबल पर रख देती है। पीयूष उसे ही देख रहा था, पर पायल पीयूष को नहीं देखती है। पायल को देख जानकी जी लक्ष्मी से, दीदी आपकी बड़ी बहू कहाँ है? उनके सवाल पर सब परेशान हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ओमकार को देखते हुए, मायके गई है, बस इतना ही बोलती है। चाय नाश्ते के बाद मनोज जी शैलेंद्र के पास जाके हाथ जोड़, आपका है एहसान हमेशा मुझ पर रहेगा भैया। मेरे इतने गलती के बाद भी अपने मुझे जेल से छुड़ा मेरा इलाज होने दिया। उनकी बात सुन शैलेंद्र जी, बस करो मनोज, ये सब छोड़ पर अपना ख्याल रखो। वही उनकी बात सुन गुस्से से ओमकार के हाथ की मुठियां बंध जाती हैं। तभी मनोज जी ओमकार को भी शुक्रिया कहते हैं, तो ओमकार गुस्से से, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर शुक्रिया कहना है तो आप आर्या से कहिए, आपको जेल से छुड़ाने के लिए उसी ने पापा को मनाया था। इतना बोल वो बिना किसी की बात सुने सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वही उसकी बात सुन सब शॉक थे। कुछ देर में मनोज जी का परिवार वहां से चला जाता है। अब घर में सिर्फ ठाकुर परिवार ही था। तभी साधना जी गुस्से से ओमकार को आवाज देने लगती हैं। उन्हें ऐसे गुस्से में देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वही ओमकार जो अपने कमरे में था, उनकी आवाज सुन नीचे आके उनके सामने खड़ा हो जाता है। पर उन्हें इतने गुस्से में देख उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि साधना जी तो कभी गुस्सा करती ही नहीं थी। वही साधना जी गुस्से से, तुमने आर्या के साथ किस बात पर झगड़ा किया है? उनका सवाल सुन ओमकार कुछ नहीं बोलता है, तो लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी भी उसे वही सवाल करने लगते हैं, जिसे ओमकार गुस्से से चिल्ला के, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आर्या के कहने पर ही पापा ने मनोज ठाकुर को छुड़ाया है। उसकी बात सुन किसी कुछ समझ नहीं आता है।
शैलेंद्र जी ओमकार के सामने खड़े होके, और ये तुमसे किसने कहा? ओमकार उन्हें देख, मुझे किसी ने नहीं कहा पापा, मैंने उस दिन रात को खुद देखा और सुना था। शैलेंद्र जी, क्या सुना था? ओमकार, जब आर्या स्टडी रूम में आपको मनोज ठाकुर का केस वापस लेने कहा था। उसकी बात सुन शैलेंद्र जी, ओमकार तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? आर्या ने कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं मनोज का केस वापस लूं। उनकी बात सुन ओमकार को झटका लगता है। पता तभी लक्ष्मी जी, और जिस दिन की तुम बात कर रहे हो उस दिन आर्या और शैलेंद्र के साथ में भी स्टडी रूम में ही थी। और मैं इस बात की गवाह हूं कि आर्या ने शैलेंद्र से ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बात सुन ओमकार को और बड़ा झटका लगता है। शैलेंद्र जी, मनोज को छुड़ाने का फैसला मेरा अपना था, और ये फैसला मैंने तुम्हारे दिल्ली जाने से पहले ही ले लिया था। और स्टडी रूम में मैंने सिर्फ माँ को ये फैसला बताने के लिए बुलाया था, पर उसी वक्त आर्या भी वहां आ गई। बल्कि उनसे मुझसे कहा था कि मैं एक बार तुझसे बात कर लूं, पर मैंने सोचा कि तेरे आने के बाद मैं बता दूंगा। इतना बोल वो चुप होके ओमकार को देखने लगे। उनके साथ सबकी नजर ओमकार पर थी, जो शौक था। लक्ष्मी जी, तूने इस बात पर आर्या से झगड़ा किया? ओमकार, एक बार तुम हमसे आके पूछ लेता। सच क्या है जान लेता। ओमकार को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साधना जी, ओमकार के सामने जाके तूने आर्या को उस गलती की सजा दी है जो उसने की ही नहीं। ये बोलते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। और वो रोते हुए, तूने उसे उस वक्त अकेला छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी। ओमकार कुछ समझ नहीं आया, वो अभी अपनी माँ को देख रहा था। तो साधना जी बोली, आर्या माँ बने वाली है और तुम बाप बने वाले हो। ओमकार, उनकी बात सुन सब शौक थे, तो ओमकार अपनी जगह जम गया था। लक्ष्मी जी साधना जी के पास जाके, क्या कहा तुमने साधना? साधना जी उन्हें देख, मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो वहां मुझे आर्या मिली थी। आर्या पेट से और उसका चौथा महीना चल रहा है। और ऐसे वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, वो उस वक्त सबसे ज्यादा दुखी है। इतना बोल वो रोने लगती है। तो लक्ष्मी जी खुश होके, मैं परदादी बने वाली हूँ। फिर शैलेंद्र के तरफ देख, सुना तुमने? मैं परदादी बने वाली हूँ। फिर ओमकार के पास जाके, चलो अभी चलो, हम आर्या को लेके आएंगे। ओमकार तो अपने में ही था। तभी साधना जी लक्ष्मी जी को देख, वो नहीं आएगी माँ। उनकी बात सुन लक्ष्मी जी, क्यों नहीं आएगी? मैंने उसे अपनी पोती से कम प्यार नहीं दिया है। अपनी दादी की बात मानेगी, और ओमकार है ना मनाएगा। साधना जी, आप जानती है माँ ओमकार ने क्या कहा है आर्या से? सब साधना जी को देखने लगते हैं, तो वो आगे बोलती है, इसने कहा है कि आर्या इसके जिंदगी की गलती है, उसके साथ इसकी शादी गलती है। उनकी बात सुन लक्ष्मी जी, जिन्होंने ओमकार का हाथ पकड़ा हुआ था, वो छोड़ देती हैं। वही ओमकार अपनी आंखें बंद कर लेता है। साधना जी आगे बोलती है, और पता नहीं ओमकार ने उसे क्या क्या कहा जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जानती है आप, ऐसे हालत में प्रणय को वो बीच सड़क पर बेहोश मिली थी। उनकी बात सुन ओमकार का दिल धक रह जाता है, क्योंकि ये बात उसे पता नहीं थी। वो साधना जी को देखने लगता है। वही पीयूष की नजर पायल पर जाती है, जो नम आंखों से सब देख रही थी। अब उसे समझ आया कि क्यों पायल ओमकार पर इतना गुस्सा थी, और वो उसे ही गलत समझ बैठा था। यहाँ ओमकार को अब सब याद आ रहा था कि उसने क्या क्या कहा था आर्या से, वो भी तब जब उसकी गलती नहीं थी। तब वो बोलती रही कि मेरी बात सुनिए, पर ओमकार ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब ओमकार को आर्या का आंसू से भरा चेहरा याद आ रहा था। कहाँ उसने वादा किया था कि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और कहाँ अब उसके बेहताशा आंसू की वजह बन बैठा। वो भी तब जब वो अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी। जब उसे सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी, तब उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो वही अपने घुटनों पर बैठ गया। उसे ऐसे देख कोई कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी जी भी सोफे पर बैठ गई। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बोली, तुमने गलत कर दिया ओमकार, बिना सच जाने बिना समझे।
एक बार भी तुमने आर्या की बात नहीं सुनी। ये तो मेरा ओमकार नहीं है। वो कभी गलत फैसला नहीं करता, तो ये कैसे हो गया? उनकी बात सुन ओमकार ने अपना सिर झुका लिया। उसे बस आर्या का आंसू से भरा चेहरा याद आ रहा था। अचानक ओमकार उठा और सीधा भागते हुए घर से बाहर गया। उसे ऐसे देख सब समझ गए वो कहाँ जा रहा है। वही पीयूष की नजरें पायल पर गई और इस बार पायल की नजरें भी पीयूष से मिली। पर अगले ही पल पायल ने उसे नजरें हटा ली और वहां से अपने कमरे में चली गई। पीयूष अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी जो उसने पायल से बहस करते हुए कही थी। पीयूष, ओमकार भैया कभी गलत हो ही नहीं सकते। पायल, तो आप कहना क्या चाहते हैं आर्या गलत है? पीयूष, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि भाई गलत नहीं हो सकते। उसकी बात सुन पायल, अपनी बातें याद रखिएगा, कहीं आगे जाके आपको पछताना ना पड़ जाए। सब याद कर अब पीयूष को गिल्टी फील होने लगा। वो वहां से अपने कमरे के तरफ बढ़ गया। अचानक ओमकार उठा और सीधा भागते हुए घर से बाहर गया। उसे ऐसे देख सब समझ गए वो कहाँ जा रहा है। वही पीयूष की नजरें पायल पर गई और इस बार पायल की नजरें भी पीयूष से मिली। पर अगले ही पल पायल ने उसे नजरें हटा ली और वहां से अपने कमरे में चली गई। पीयूष अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी जो उसने पायल से बहस करते हुए कही थी। पीयूष, ओमकार भैया कभी गलत हो ही नहीं सकते। पायल, तो आप कहना क्या चाहते हैं आर्या गलत है? पीयूष, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि भाई गलत नहीं हो सकते। उसकी बात सुन पायल, अपनी बातें याद रखिएगा, कहीं आगे जाके आपको पछताना ना पड़ जाए। सब याद कर अब पीयूष को गिल्टी फील होने लगा। वो वहां से अपने कमरे के तरफ बढ़ गया। पीयूष कमरे में आता है तो उसे पायल कहीं नहीं दिखती है। वो यहाँ वहां देखने लगता है, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और पायल बाहर आती है। पीयूष की नजर उस पर जाती है और पायल भी पीयूष को देखने लगती हैं। पायल की लाल आंखें देख पीयूष समझ जाता है कि वो रो रही थी। पायल अपनी नजरें हटा कमरे से बाहर जाने लगती हैं, तो पीयूष उसे आवाज देके रोक देता है। पीयूष की आवाज से पायल रुक जाती है, पर उसके तरफ नहीं पलटती है। पीयूष उसके सामने जाके, मुझे माफ कर दो पायल। उसके बाद सुन पायल उसे देखने लगती हैं, तो पीयूष आगे बोलता है, मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेता है और आगे बोलता है, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो पायल। उसकी बात सुन पायल उसे देख, हमने आपको माफ किया। पायल के इतना जल्दी माफ करने से पीयूष हैरान होके उसे देखने लगता है। वही पायल वहां से जाने लगती है, तो पीयूष उसका हाथ पकड़, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया। पायल बिना उसे देखे पीयूष को कुछ सही नहीं लगता है। वही पायल पीयूष से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख पीयूष उसे खींच अपने करीब कर लेता है। पीयूष के खींचने से पायल सीधा उसके सीने से जा लगती है। पीयूष उसका चेहरा थाम ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए, पायल, तुमने मुझे माफ कर दिया है, तो पहले जैसे बात करो मुझसे। पायल उसकी आंखों में देख, हमने आपको सिर्फ माफ किया है, हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं हुआ है और वो कब तक होगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए तब तक हम आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे आप इन 3 महीने हमारे साथ रहे थे। उसकी बात सुन पीयूष हैरान होके, पायल इन 3 महीने मैंने कभी तुमसे ढंग से बात भी नहीं की थी। उसकी बात सुन पायल उसे घूरते हुए, जानते हैं हम, और वही दर्द वही सबक आपको सिखाना है। इन 3 महीने हमने कितनी कोशिश की आपकी नाराजगी को दूर करने की, पर आप तो हमसे बात तक नहीं करते थे। आप बस हमसे दूर भागते रहे, और अब आप चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए। कैसे होगा सब पहले जैसा? ये सब बोलते हुए पायल गुस्सा हो गई थी। पीयूष जानता था कि इन दिनों उसने पायल को बहुत हर्ट किया है। पीयूष ने पायल का हाथ पकड़ और बोला, प्लीज पायल माफ कर दो, मानता हूँ मेरी गलती है, पर प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। उसकी बात सुन पायल उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर पीयूष उसका हाथ नहीं छोड़ता है। पायल उसे गुस्से से देख, हमारा हाथ छोड़िए।
पीयूष उसका हाथ नहीं छोड़ता बल्कि उसे खींच अपने सीने से लगा लेता है। पायल उसे छुटने के लिए झटपटाने लगती है तो पीयूष उसे और कस के पकड़, सॉरी ना पायल, प्लीज माफ कर दो। तुम ऐसा करोगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। उसकी बात सुन पायल, और आपने हमारे बारे में सोचा हम कितने अकेले हो गए थे। इतना बोल वो रोने लगती है तो पीयूष उस पर अपनी पकड़ और कस देता है। पायल रोते रोते वहीं बैठ जाती है और उसके साथ पीयूष भी बैठ जाता है। उसने अभी पायल को अपने सीने से लगाया हुआ था और पायल को चुप करा रहा था। दूसरी तरफ ओमकार अपने घर से निकल अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा आर्या के घर पर पहुंचता है। शाम ढल गई थी और अंधेरा होने लगा था। ओमकार अपनी कार सिंह निवास के बाहर रोक बड़ी हिम्मत कर गाड़ी से उतरता है। ओमकार अपने भारी कदमों से आगे बढ़ उनके घर के मेन दरवाजे की डोर बेल बजता है। हॉल में आर्या और आरती जी बैठी हुई थी और आरती जी कुछ काम के लिए किचन में जा रही थी। तभी डोर बेल की आवाज आती है। आरती जी आने लगती हैं पर आर्या उन्हें रोक बोलती है, भाई और पापा होंगे, हम देखते हैं। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ दरवाजा खोलने बढ़ जाती हैं और आरती जी किचन में चली जाती हैं। आर्या जो दरवाजे के पास आके दरवाजा खोलने आगे बढ़ गई। यहाँ ओमकार बेचैनी से दरवाजे को देख रहा था। उसे बस जल्दी से जल्दी आर्या से मिलना था। वो अभी अपने ख्यालों में ही था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और आवाज सुन ओमकार दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने आर्या खड़ी थी, जिसने एक सिंपल पीले रंग का सूट पहन रखा था। अपने सामने आर्या को देख ओमकार का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वही आर्या जब अपने सामने ओमकार को देखती है वो शॉक हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ओमकार आर्या को और आर्या ओमकार को देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ने पूरे 3 महीने बाद एक दूसरे को देखा था। ओमकार ध्यान से आर्या को देखता है, वो अब कुछ अलग लग रही थी। ओमकार का ध्यान आर्या के पेट पर जाता है जो थोड़ा बढ़ा हुआ था। वही आर्या ओमकार को देख रही थी और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओमकार को अपने सामने देख आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही उसकी मुस्कान को देख ओमकार के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पर तभी अचानक आर्या को सब याद आ गया। ये वही था जिसके वजह से उसने ये दिन महीने अकेले दर्द और तन्हाई में निकाले थे। ये वही था जिसने उस पर गलत इल्जाम लगाए थे। ये वही था जिसने उसे कुछ बोलने तक का मौका नहीं दिया था। फिर ओमकार के बोले हुए वो शब्द, तुमसे शादी और प्यार करके मैंने गलती कर दी। सब याद आते ही आर्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसके आंसू की धार बढ़ने लगती है। अचानक आर्या ओमकार को देख पीछे पीछे जाने लगती है। उसे ऐसे देख ओमकार के दिल में दर्द होने लगता है। वो भी आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। आर्या रोते हुए पीछे होती जा रही थी। तभी आरती जी की आवाज आती है, कौन है आर्या? ये कहते हुए वो भी बाहर आ जाती है। वही आर्या जो पीछे जा रही थी वो अपने पीछे की तरफ लड़खड़ा के गिरने लगती है। उसे गिरता देख आरती जी जोर से उसका नाम लेके चिल्लाती है, आर्या। वही प्रकाश जी और प्रणय गेट के पास खड़ी ओमकार की कार देख चौंक गए थे। उन्हें आरती जी की चिल्लाने की आवाज आती है जो वो आर्या के नाम से चिल्लाई थी। प्रकाश जी और प्रणय उनकी आवाज सुन घबरा जाते हैं और जल्दी से भागते हुए घर के अंदर जाते हैं। अंदर आके सामने का नजारा देख उनका दिल धक से रह जाता है। आर्या ओमकार को देख पीछे पीछे जाने लगती हैं। उसे ऐसे देख ओमकार के दिल में दर्द होने लगता है। वो भी आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। आर्या रोते हुए पीछे होती जा रही थी। तभी आरती जी की आवाज आती है, कौन है आर्या? ये कहते हुए वो भी बाहर आ जाती है। वही आर्या जो पीछे जा रही थी वो अपने पीछे की तरफ लड़खड़ा के गिरने लगती है। उसे गिरता देख आरती जी जोर से उसका नाम लेके चिल्लाती है, आर्या। पर इससे पहले आर्या पीछे के तरफ गिरती ओमकार जल्दी से आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है।
ओमकार के खींचने से आर्या सीधा ओमकार के सीने से जा लगती हैं। वही प्रकाश जी और प्रणय गेट के पास खड़ी ओमकार की कार देख चौंक गए थे। उन्हें आरती जी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो वो आर्या के नाम से चिल्लाई थी। प्रकाश जी और प्रणय उनकी आवाज सुन घबरा जाते हैं और जल्दी से भागते हुए घर के अंदर जाते हैं। अंदर आके सामने का नजारा देख उनका दिल धक से रह जाता है। उनके सामने आर्या ओमकार के सीने से लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे ऐसे देख प्रणय और प्रकाश जी दौड़कर आर्या के पास आते हैं। ओमकार आर्या की पीठ सहला उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह आर्या ने भी ओमकार के शर्ट को कसकर पकड़ लिया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरती जी भी आर्या के पास आके, आर्या बच्चे शांत हो जा। ओमकार भी आर्या की पीठ सहलाते हुए, कुछ नहीं हुआ है आर्या, सब ठीक है, शांत हो जाओ। सब घबराए हुए आर्या को देख रखे थे, जिसे ओमकार ने कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। पर कुछ पल बाद ओमकार को आर्या की अपने शर्ट पर पकड़ ढीली महसूस होती है। वो आर्या को अपने सीने से हटा देखता है तो आर्या बेहोश हो गई थी। आर्या को बेहोश देख सब घबरा जाते हैं। वही ओमकार और प्रकाश जी उसे जगाने की कोशिश करते हैं। ओमकार जल्दी से आर्या को गोद में उठा उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तो वही प्रकाश जी प्रणय को डॉक्टर को कॉल कर बुलाने बोलते हैं। फिर वो भी आर्या के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओमकार आर्या को लाके बेड पर बड़े आराम से लेटाता है। फिर उसके पास बैठ उसका हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करता है। आरती जी भी आर्या के दूसरे तरफ से बैठ उसके हाथ के तलवे को रगड़ने लगती हैं। प्रकाश जी भी अंदर आते हैं। पहले तो उन्हें ओमकार को यहाँ देख आश्चर्य होता है, पर वो अभी कुछ बोलना सही नहीं समझते हैं। कुछ ही देर में पीयूष डॉक्टर के साथ कमरे में आता है। डॉक्टर जल्दी से आर्या को चेक करने लगती हैं। आर्या को चेक करने के बाद डॉक्टर सबको देख, वो ठीक है, बस घबराहट के वजह से वो बेहोश हो गई है। उनकी बात सुन सब राहत की सांस लेते हैं और प्रणय डॉक्टर को छोड़ने उनके साथ जाता है। ओमकार वही खड़ा होके आर्या को देख रहा था, उसके चेहरे को देख रहा था। तभी प्रकाश जी उसके कंधे पर हाथ रख बोलते हैं, आइए बाहर बात करते हैं। उनकी बात सुन ओमकार उनके साथ कमरे के बाहर चला आता है। कमरे में आर्या के पास आरती जी बैठी हुई थी। प्रकाश जी ओमकार को लेके स्टडी रूम में आते हैं। प्रकाश जी ओमकार से, आप यहाँ कैसे? उनके सवाल पर ओमकार रुके, वो मैं आर्यों। उसे इसे बोलने पर प्रकाश जी उसकी बात बीच में काट बोलते हैं, जब आप हमारे सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो आर्या के सामने कैसे बोलेंगे? उनकी बात पर ओमकार कुछ नहीं बोलता, वो अपना सिर झुका लेता है। तो प्रकाश जी बोलते हैं, जब आर्या यहाँ आई थी तब हमने उसे झगड़े की वजह नहीं पूछी, हम आपसे भी नहीं पूछेंगे। आप दोनों के बीच क्या हुआ वो आप दोनों ही जानते हैं। हमें बस इतना पता है कि हमारी बेटी की हालत ठीक नहीं है। जब आर्या यहाँ आई थी तभी हमने उसे नहीं रोका और अगर वो आपके साथ जाना चाहेगी तभी हम नहीं रोकेंगे। पर हम आपसे बस इतना कहेंगे, अगर आर्या ने आपके साथ जाने से मना कर दिया तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। और ध्यान रहे उसकी तबीयत पर आपकी बातों का या आपकी मौजूदगी का कोई असर ना पड़े। उनकी बातों में ओमकार के लिए नाराजगी साफ पता चल रही है। ओमकार कुछ नहीं बोलता है। वो समझ सकता था कि प्रकाश जी को कितना बुरा लगा होगा जब उनकी बेटी इस हालत में इतनी तकलीफ में है। उनका ओमकार से नाराज होना जायज है। ओमकार, हिम्मत कर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में फैसला लिया था। प्रकाश जी उसके कंधे को थपथपा के, गुस्सा अक्सर हमसे गलत ही करवाता है। इतना बोल वो ओमकार के साथ स्टडी रूम से बाहर आते हैं। स्टडी रूम से बाहर आके दोनों आर्या के कमरे में आते हैं, जहां आरती जी और प्रणय पहले से थे। वही आर्या को भी होश आ गया था और वो बेड के सहारे बैठी हुई थी और आरती जी उसे जूस पिला रही थी। किसी के आने की आहट से वो तीनों दरवाजे के तरफ देखते हैं, जहां ओमकार और प्रकाश जी खड़े थे। दोनों अंदर आते हैं। प्रकाश जी आर्या के सिर पर हाथ फेर, कैसा है मेरा बच्चा? आर्या उन्हें देख हल्का मुस्कुरा के, हम ठीक है पापा। प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं।
फिर आरती जी और प्रणय को अपने साथ बाहर आने बोलते हैं। प्रणय ओमकार को घूरता हुआ कमरे से बाहर जाता है। अब कमरे में सिर्फ आर्या और ओमकार थे। ओमकार आर्या को ही देख रहा था, वही आर्या अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। स्टडी रूम से बाहर आके दोनों आर्या के कमरे में आते हैं, जहां आरती जी और प्रणय पहले से थे। वही आर्या को भी होश आ गया था और वो बेड के सहारे बैठी हुई थी और आरती जी उसे जूस पिला रही थी। किसी के आने की आहट से वो तीनों दरवाजे के तरफ देखते हैं, जहां ओमकार और प्रकाश जी खड़े थे। दोनों अंदर आते हैं। प्रकाश जी आर्या के सिर पर हाथ फेर, कैसा है मेरा बच्चा? आर्या उन्हें देख हल्का मुस्कुरा के, हम ठीक है पापा। प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं। फिर आरती जी और प्रणय को अपने साथ बाहर आने बोलते हैं। प्रणय ओमकार को घूरता हुआ कमरे से बाहर जाता है। अब कमरे में सिर्फ आर्या और ओमकार थे। ओमकार आर्या को ही देख रहा था, वही आर्या अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। ओमकार आर्या के पास जाके बैठ जाता है और उसे देख हिम्मत कर, मुझे माफ कर दो आर्या। आर्या कुछ नहीं बोलती है और नहीं ओमकार के तरफ देखती है। ओमकार उसका हाथ पकड़ता है तो आर्या उसे अपना हाथ खींच छुड़ा लेती है। ओमकार उसका चेहरा अपने हाथ में थाम ऊपर करने लगता है तो आर्या उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करती है। ओमकार उसका चेहरा ऊपर कर देखता है तो आर्या की पलकें गीली और झुकी हुई थी। ओमकार उसका चेहरा थाम, आर्या मेरी तरफ देखो प्लीज, पर आर्या अपनी पलकें नहीं उठाती है तो ओमकार उसके माथे से अपना माथा लगा, प्लीज आर्या मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, पर ऐसी सजा मत दो आर्या। ये सब बोलते हुए ओमकार की आंखें भी नम हो जाती हैं, पर आर्या उसके तरफ नहीं देखती है। ओमकार ने उसे अलग हुआ और उसके ठुड्डी पकड़ ऊपर करता है तो आर्या भी अपनी पलकें उठा उसे देखने लगती हैं। आर्या की लाल आंखें देख ओमकार को अपने दिल में और दर्द महसूस होता है। ओमकार उसे देख, माफ कर दो आर्या। आर्या उसका हाथ अपने चेहरे से हटा के, आप जाए यहाँ से। ओमकार, आर्या एक बार मेरी बात तो सुनो। आर्या उसे देख, क्यों सुने? क्यों सुने हम आपकी बात? क्या आपने सुनी थी उस दिन हमारी कोई बात? ये बोल आर्या रोने लगती है और फिर आगे बोलती है, आप आज यहाँ भी सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पता चला कि हम प्रेग्नेंट है, नहीं तो आप कभी नहीं आते। उसकी बात सुन ओमकार, नहीं आर्या, ऐसा नहीं है, मैं आज यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। उसकी बात सुन आर्या, ओह, तो इसलिए अब आप वापस आए हैं। अब बताए, आप तो प्यार करते थे ना हमसे, तो अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं था आपको? क्यों ओमकार जी, एक बार, सिर्फ एक बार हमें हमारी बात कहने का मौका दिया होता, पर नहीं, आपने सिर्फ इल्जाम लगाए हम पर। सोचा है आपने ये 3 महीने सिर्फ तकलीफ में निकाले हैं। हमने हर वक्त यही ख्याल दिमाग में कि हमें उस गलती की सजा मिली जो हमने की ही नहीं। इतना बोल उसका रोना बढ़ जाता है तो ओमकार उसे शांत करने के लिए अपने सीने से लगा लेता है। पहले तो आर्या उसे छूटने की कोशिश करती है, पर जब नहीं छूट पाती तो खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ रोने लगती है। ओमकार उसका सिर सहलाते हुए, सब मानता हूँ आर्या, सारी गलती मेरी है। तुम्हारे दर्द तो तुम्हारे तकलीफ की वजह मैं हूँ। तुम जो चाहे वो सजा दो मुझे आर्या, बस मुझे खुद से अलग मत करो। ये सब बोलते हुए उसके आंखों से भी आंसू बहने लगे। आर्या रोते हुए, आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। उसकी बात ओमकार उसे अपनी बाहों में कसते हुए, ऐसा कुछ मत करना आर्या, मैं चला जाता हूँ, तुम बस रोना बंद करो और शांत हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। उसकी जाने की बात सुन आर्या उसे कस कर पकड़ लेती है। आर्या उसे माफ करना भी नहीं चाहती थी, पर उसे सजा भी नहीं देना चाहती थी। वो ओमकार को अपने सामने यहाँ देखना भी नहीं चाहती थी और वो उसे खुद से दूर जाने भी नहीं देना चाहती थी। उसकी पकड़ अपने पर महसूस कर ओमकार को थोड़ी तसल्ली होती है। वो आर्या से अलग होके उसके गाल से आंसू साफ कर उसके माथे को शिद्दत से चूम लेता है। आर्या इतने महीने बाद उसके एहसास को पाके अपनी आंखें बंद कर लेती है। ओमकार उसकी बंद आंखों को चूम, अब रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसकी जाने की बात सुन आर्या की आंखें फिर से आंसू से भर आती हैं। ओमकार धीरे से उसे देखते हुए उसे अलग होता है
और बेड से उठ जाने लगता है। उसे जाता देख आर्या से रहा नहीं जाता है तो वो ओमकार का हाथ पकड़ लेती है। ओमकार उसे देखने लगता है तो आर्या रोते हुए, कितने बुरे हैं आप, हमें मनाने आए थे और बिना मनाए ही जा रहे हैं। इतना बोल वो फिर से रोने लगती हैं। तो ओमकार उसके पास जाके उसे चुप कराते हुए, अब क्यों रो रही हो, तुमने ही तो कहा कि मैं चला जाऊं। पर आर्या अभी रोती है तो ओमकार उसके चेहरे को पकड़ प्यार से, आर्या रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं और तुम्हें मनाने आया हो तो मना के अपने साथ लेके ही जाऊंगा, प्लीज रोना बंद करो। उसकी बात सुन आर्या उसके सीने से लग जाती है तो ओमकार उसकी पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद आर्या का रोना बंद हो जाता है पर उसे हिचकियां आने लगती हैं। ओमकार टेबल पर रखा पानी उसे पिलाता है। ओमकार देखता आर्या का चेहरा रोने के वजह से लाल हो गया था। ओमकार उसे अलग होके वॉशरूम में जाता है और एक टॉवल गिला कर लाके आर्या के चेहरे को पोंछता है। ज्यादा रोने के वजह से आर्या को अपनी आंखें भारी महसूस होने लगी थी। ओमकार उसे अच्छे से लेटा देता है, तभी आरती जी कमरे में आती हैं। आर्या को सोते देख आरती जी, आर्या अभी सोइए मत, आपने खाना नहीं खाया है। आरती जी की बात सुन ओमकार भी आर्या को उठाने लगता है। आर्या नींद भरी आंखों से, माँ हमें बहुत नींद आ रही है। आरती जी, सोना नहीं आर्या, हम अभी आपका और ओमकार जी का खाना लाते हैं, आप सोना नहीं। इतना बोल वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो एक ट्रे में खाना लाती है और वहीं बैठ जाती है। उनके साथ प्रकाश जी और प्रणय भी थे। तीनों आर्या को देखती है जो अपनी आंखें बंद कर ओमकार के सीने से किसी छोटे बच्चे जैसी चिपकी हुई थी। वो ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वो अलग ही नहीं होना चाहती। उसे ऐसे देख आरती जी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्या को खाना कैसे खिलाए। तभी ओमकार बोलता है, आप मुझे दीजिए मैं खिला दूंगा। उसकी बात सुन आरती जी प्रकाश जी को देखती है तो वो अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। आरती जी ओमकार को आर्या का खाना देके उसे पूरा खिलाना नहीं तो उसे जल्दी कमजोरी आ जाती है। उनकी बात सुन ओमकार अपना सिर हिला देता है तो आरती जी वहां से उठ ड्रॉवर से कुछ दवाई निकाल ओमकार को देते हुए, खाने के बाद ये दवाई दे दीजिएगा उसे। ओमकार दवाई ले लेता है तो आरती जी, प्रकाश जी और प्रणय के साथ कमरे से बाहर चली जाती हैं। ओमकार आर्या को खुद से थोड़ा अलग कर उसके गाल पर हाथ रख, आर्या उठो खाना खा लो। आर्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो ओमकार अपने हाथ से एक निवाला उसके मुंह के तरफ बढ़ा देता है। आर्या ओमकार को देखती है फिर खा लेती है। ऐसे ही ओमकार उसे पूरा खाना खिला देता है। फिर उसे उसकी दवाई दे उसे अपनी बाहों में लेके बेड पर लेट जाता है। आर्या उसे देख, आपने खाना खाया? उसके सवाल पर ओमकार उसे देखने लगता है जो नींद में भी उसकी फिक्र कर रही हैं और वो उसे कितनी तकलीफ दे बैठा। ओमकार उसके माथे को चूम, बाद में खा लूंगा। उसकी बात सुन आर्या अपनी आधा खुली आंखें पूरी खोल उसे देख, आप खाना खा लीजिए फिर हम सोएंगे। ओमकार फिर से मना कर देता है पर फिर आर्या की जिद करने पर वो उठ के अपना खाना खाने लगता है। ओमकार जब तक अपना खाना नहीं खा लेता आर्या सोती नहीं है। ओमकार अपना खाना खत्म कर आर्या के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेके सुलाने लगता है। आर्या की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं और वो सो जाती हैं। आर्या सो गई पर ओमकार अभी जग रहा था। वो आर्या के चेहरे को देख रहा था। उसे ये नहीं पता था कि आर्या ने उसे माफ किया या नहीं, पर उसे इतना तो पता चल गया कि वो भी उसे दूर नहीं होना चाहती। ओमकार उसके माथे को एक बार फिर से चूम लेता है, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ा उसके पेट पर रख देता है। उसे आर्या का बढ़ा हुआ पेट महसूस हो रहा था। आर्या के पेट में अपने बच्चे को महसूस कर ओमकार की आंखें नम हो जाती हैं। ओमकार आर्या के पेट के पास जाके उसके टॉप को ऊपर कर उस पर प्यार से अपना हाथ फेर, माफ करना मेरे बच्चे, मम्मा के साथ मैंने आपको भी हर्ट कर दिया, पर वादा करता हूँ ऐसे गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। अब आपकी मम्मा को हमेशा खुश रखूंगा।
इतना बोल वो उसके पेट को चूम लेता है। फिर आर्या के पेट पर अपना हाथ रख आर्या को फिर से अपनी बाहों में लेता है। ओमकार पूरी रात जाग बस आर्या को देखता रहता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोता है। वही ओमकार की बाहों में इतने महीने बाद आर्या बड़े सुकून से सोती है। यहाँ दूसरे कमरे में आरती जी, आपको क्या लगता है आर्या ने माफ कर दिया होगा ओमकार को? उनके सवाल पर प्रकाश जी, वो तो पता नहीं पर वो ओमकार से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। उनकी बात सुन आरती जी कुछ नहीं बोलती है। वही प्रणय भी अपने कमरे में आर्या और ओमकार के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही सबकी रात निकल जाती है। पता नहीं कल का दिन क्या तूफान लाता है इनकी जिंदगी में। अगली सुबह के 6 बज रहे थे। ओमकार जिसकी आंख सुबह 5 बजे ही लगी थी, वो आर्या के करवट बदलने से उठ जाता है। ओमकार देखता है आर्या ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया था, शायद उसे गर्मी लग रही थी। ओमकार ने घड़ी में टाइम देखा और आर्या को अच्छे से सुला खुद उठ के वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ओमकार नहा के बाहर आया, पर कपड़े नहीं होने के वजह से उसने एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेट रखा था और दूसरा टॉवेल उसने अपने ऊपर लिया हुआ था। ओमकार कपड़े तो लाया नहीं था, तो वो कुछ सोच के कबर्ड के तरफ बढ़ गया। ओमकार ने कबर्ड खोल के देखा तो उसे सामने ही उसके एक जोड़ी कपड़े मिल गए, जो आखिर बार वो यहाँ भूल गया था। ओमकार ने वो कपड़े लिया और पहनने लगा। ओमकार कपड़े पहन तैयार हो गया और वही आर्या के पास बैठे उसे देखते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है। ओमकार लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही रहता है। तभी कोई कमरे का दरवाजा नॉक करता है। ओमकार आर्या के पास से उठ के कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर प्रकाश जी खड़े थे। ओमकार उन्हें देख दरवाजा पूरा खोल देता है। तो प्रकाश जी अंदर देखते हुए, आर्या सो रही हैं क्या? ओमकार बस अपना सिर हिला देता है। तो प्रकाश जी, ठीक है, आप चलिए नाश्ता कर लीजिए। ओमकार आर्या को देखते हुए, मैं आर्या के उठने के बाद नाश्ता करूंगा। उसकी बात पर प्रकाश जी मुस्कुरा के, उसे उठने में अभी वक्त है। ओमकार उन्हें देख पर आर्या तो जल्दी उठती है। प्रकाश जी 3 महीने बाद आज सुकून से सो रही हैं। इतनी जल्दी नहीं उठेगी। उनकी बात सुन ओमकार एक बार फिर आर्या को देखता है। प्रकाश जी उसके कंधे पर थपथपा उसे अपने साथ नाश्ता करने लेके आते हैं। ओमकार और प्रकाश जी नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके साथ वहीं पर प्रणय भी बैठा था, पर वो ना ओमकार के तरफ देखता है और न ही उसे बात करता है। और ये बात ओमकार भी समझ रहा था, पर वो अभी कुछ बोलना सही नहीं समझता है। आरती जी ओमकार के लिए चाय नाश्ता लाती हैं और सब नाश्ता करने लगते हैं। तभी प्रकाश जी, ओमकार क्या आर्या ने आपको माफ किया? उनकी बात सुन प्रणय की नज़र भी ओमकार पर जाती है। वही ओमकार उन्हें देख, पता नहीं वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज सुन सब ऊपर देखते हैं तो आर्या जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर आ रही थी। उसे ऐसे देख सब घबरा के जल्दी से उसके तरफ बढ़ जाते हैं। आर्या जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ओमकार का नाम लेते हुए उतरने लगती हैं। उसे ऐसे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते देख सब घबरा जाते हैं, तो ओमकार जल्दी से सीढ़ियां चढ़ आर्या के पास पहुंच जाता है। आर्या लगभग 6 से 7 सीढ़ियां उतर चुकी थी, जिस वजह से ओमकार जल्दी से सीढ़ी चढ़ वही उसके पास रुक जाता है। ओमकार आर्या को पकड़, आर्या क्या कर रही हो? ऐसे सीढ़ियों से उतर रही थी। अगर कुछ हो जाता तो? पर आर्या कुछ नहीं बोल उसके सीने से लग भरिया गले से, हाँ, हमें लगा आप हमें छोड़ के चले गए। ओमकार उसे सिर को सहलाते हुए, आर्या मैं यही हूँ। आर्या रोते हुए, हमारी आंख खुली तब आप कमरे में नहीं थे, तो हमें लगा आप हमें छोड़ चले गए। ओमकार उसकी बात सुन हैरान था कि आर्या उसे दूर होने के लिए इतना घबरा रही थी। वो सबको देखता है, सब उन दोनों को ही देख रहे थे। ओमकार आर्या को अपनी बाहों उठा ऊपर कमरे में लेके जाता है। ओमकार आर्या को कमरे में लाके बेड पर बैठा के उसके बालों को ठीक कर, आर्या मैं यही हूँ, अब शांत हो जाओ। आर्या रोना बंद कर देती है।
पर वो अभी ओमकार के सीने से लगी हुई थी। ओमकार उसे, आर्या जाओ फ्रेश हो जो, फिर कुछ खा लेना। ओमकार की बात सुन आर्या उसके सीने से सिर हटा उसे देख, पर आप कहीं नहीं जाएंगे ना? ओमकार उसके माथे को चूम, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, जाओ नहा लो। आर्या धीरे से उसे अलग होती है तो ओमकार उसे पकड़ वॉशरूम तक छोड़ता है और वही बेड पे बैठ जाता है। तभी कमरे में आरती जी आती है, जिनके हाथ में नाश्ता की ट्रे थी। आरती जी नाश्ते की ट्रे वही टेबल पर रख ओमकार को आर्या को नाश्ता कराने बोल चली जाता है। ओमकार वही बैठ आर्या का इंतजार करने लगता है। लक्ष्मी निवास। यहाँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी सबको देख, क्या किसी की ओमकार से बात हुई है? सब अपना सिर ना में हिला देते हैं। तो लक्ष्मी जी पायल को देखने लगती हैं। पायल उनके सामने ही आरती जी को कॉल लगा देती है। आरती जी के कॉल उठाते ही पायल उनसे सब पूछने लगती हैं। तो आरती ही ओमकार के आने से लेके अभी तक हुई सारी बातें बता देती है। पायल कुछ और बात कर कॉल कट कर आरती जी से हुई सारी बातें सबको बता देती है। सारी बातें सुने के बाद अब सबको थोड़ी राहत मिलती है। लक्ष्मी जी साधना जी से, साधना हम आज ही मंदिर जाएंगे और आर्या और उसके बच्चे के लिए पूजा करेंगे। उनकी बात सुन साधना जी, पर माँ अगर ओमकार और आर्या भी पूजा में हो तो अच्छा है। लक्ष्मी जी, हाँ, पर अभी छोटी पूजा करेंगे, बाकी जब आर्या वापस आएगी तब एक और पूजा करवाएंगे। उनकी बात पर सब राजी हो जाते हैं। सिंह निवास। आर्या नहा के बाहर आती है और ओमकार के पास बैठ जाती हैं। ओमकार उसे देख, अब कुछ खा लो। आर्या अपने सामने रखा ब्रेकफास्ट देखती है, फिर बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगती हैं। ओमकार बस आर्या को ही देख रहा था, उसे आर्या में कुछ अजीब लग रहा था। आर्या अपना नाश्ता खत्म कर लेती है और वहां से उठ बालकनी में जाके बैठ जाती है। उसे ऐसे देख ओमकार को अजीब लगता है। ओमकार भी अपनी जगह से उठ आर्या के पास जाता है। ओमकार बालकनी में आके आर्या के पास बैठ, क्या हुआ आर्या? आर्या उसे देख, हमें डर लग रहा है। ओमकार कंफ्यूज होके, कैसा डर? आर्या उसके सीने से लग, हमारे बच्चे को खोने का। उसकी बात सुन ओमकार उसे टाइट पकड़, आर्या कैसी बातें कर रही है? सब ठीक है आर्या, पर हमने सपना देखा। ओमकार उसके सिर को सहलाते हुए, और क्या देखा आपने सपने में? आर्या, हमने देखा कोई हमारा बच्चा हमसे छीन लेके जा रहा है और हम चाह के भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। उसकी बात सुन ओमकार उसका चेहरा थाम, आर्या सपने को नींद से उठते ही भूल जाना चाहिए और कोई हमारे बच्चे को हमसे नहीं छीन सकता। उसकी बात सुन आर्या एक बार फिर उसके सीने से लग जाती है। ओमकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्या ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो आर्या को लेके नीचे आता है। नीचे प्रकाश जी और प्रणय ऑफिस चले गए थे, बस आरती जी थी। आरती जी आर्या से, अब कैसा लग रहा है आपको? आर्या उन्हें देख, माँ, हमें फिर वही सपना आया। उसकी बात सुन आरती जी कुछ पल रुक जाती हैं, फिर बोलती है, आर्या प्रेगनेंसी में ऐसे सपने आना नॉर्मल है। आप सब भूल जाओ और कुछ वक्त ओमकार के साथ गार्डन में बैठ जाओ। इतना बोल वो ओमकार को देखती है तो ओमकार आर्या को लेके गार्डन की तरफ चला जाता है। वो आर्या को घर लेके जाना चाहता था, पर उसे आर्या से बात करने में डर लग रहा था। आर्या ओमकार दोनों चुपचाप आके गार्डन में बैठ जाते हैं। आर्या ओमकार दोनों चुपचाप आके गार्डन में बैठे हुए थे। ओमकार ने आर्या का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ऐसे ही रहने के बाद ओमकार आर्या से, आर्या, ओमकार की आवाज सुन आर्या उसे देखने लगती है तो ओमकार आगे बोलता है, तुमने मेरी इतनी बड़ी गलती इतनी आसानी से कैसे माफ कर दी? आर्या ओमकार की आंखों में देखते हुए, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। आर्या के इस जवाब ने ओमकार को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसे अब पता चला कि आर्या उसे कितना प्यार करती है, जो उसके गलती को ऐसे ही माफ कर दिया। ओमकार आगे बढ़ आर्या के माथे को चूम उसे अपने सीने से लगा लेता है। ओमकार ऐसे ही आर्या से, आर्या अब तो घर चलोगी?
ओमकार की बात सुन आर्या उसे दूर होके उसे देखते हुए, हमें पापा से बात करनी पड़ेगी। उसकी बात सुन ओमकार अपना सिर हाँ में हिला देता है। शाम का वक्त। प्रकाश जी और प्रणय ऑफिस से आके हॉल में बैठे हुए थे। आरती जी, ओमकार और आर्या भी वही थे। ओमकार प्रकाश जी से, पापा क्या मैं आर्या को घर लेके जा सकता हूँ? उसका सवाल सुन प्रकाश जी आर्या को देखते हैं, तो आर्या अपना सिर हिला देती है। प्रकाश जी मुस्कुरा के, बिल्कुल आपकी पत्नी है। उनकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं, बस प्रणय नहीं, उसके चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशन थे। पर वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि प्रकाश जी ने उसे पहले ही मना कर दिया था। इसलिए वो चुप रहता है। सब आर्या की जाने की तैयारी करने लगते हैं। आर्या तैयार होके नीचे आती हैं। आर्या अपने माँ पापा से मिलती है और एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आर्या उनसे मिल प्रणय के पास जाती हैं, तो प्रणय उसे अपने गले लगा उसके माथे को चूम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम कॉल करना, हम हमेशा आपके लिए हाजिर है। उसकी बात सुन आर्या, भाई आपको हमसे ज्यादा उर्मी के बारे में सोचना चाहिए और हमारे ख्याल से अब आपको माँ पापा से बात कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुन प्रणय बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। यहाँ ओमकार प्रकाश जी और आरती जी के पैर छू प्रणय के पास आता है। प्रणय उसे देख अपने हाथ जोड़ प्रणाम करता है, पर कुछ बोलता नहीं है। उसे ऐसे देख ओमकार उसके गले लग जाता है। फिर उसे अलग होके, माफ कर दीजिए साले साहब, वादा करते हैं अब आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, बस इस बार माफ कर दीजिए। प्रणय ओमकार हैरानी से देखता है, जो बड़ा होके भी उसे माफी मांग रहा था। प्रणय भी मुस्कुरा देता है। तो ओमकार आरती जी और प्रकाश जी को देख, वैसे आपको नहीं लगता अब हमारे साले साहेब की भी शादी होनी चाहिए? ओमकार की बात सुन प्रकाश जी, हाँ हम लड़की देख रहे हैं। ओमकार प्रणय को देख, वैसे आप चाहे तो आपको एक लड़की के बारे में बता सकते हैं, जो हमारे साले साहेब के लिए एकदम सही रहेगी। ओमकार की बात सुन प्रणय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही आर्या हंसने लगती है। प्रकाश जी, हाँ बता दीजिएगा, लड़की अगर अच्छी हुई तो इसी साल प्रणय की शादी करवा देंगे। अब प्रणय और हैरान होके प्रकाश जी को देखने लगता है और बेचारा सा मुंह बना आर्या को देखता है, तो आर्या अपने कंधे उचका देती हैं। उसके बाद सब आर्या को बाहर तक छोड़ने आते हैं और ओमकार और आर्या गाड़ी में बैठ वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। ओमकार गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था और सफर थोड़ा लंबा होने के वजह से आर्या को गाड़ी में घुटन होने लगती है। आर्या कांच खोल देती है और ताज़ी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है, जिसे उसे कुछ राहत मिलती है। ओमकार आर्या से, तुम ठीक हो? आर्या ऐसे ही आंखें बंद किए हुए हम बोल देती है। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद दोनों लक्ष्मी निवास पहुंचते हैं। ओमकार कार से उतर आर्या के तरफ जाके उसे उतरता है। वो आर्या को देखता है, जिसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। ओमकार उसे पकड़ घर के अंदर बढ़ जाता है। ओमकार दरवाजे पर पहुंचता है, तो वहां सारे परिवार वाले खड़े थे, जहां साधना जी के हाथ में आरती की थाल थी। साधना जी ओमकार और आर्या को वही रोक दोनों की आरती उतरती है। फिर वो आर्या की नज़र भी उतारती है और दोनों को अंदर आने बोलती है। ओमकार अंदर आके आर्या सोफे पर बैठा देता है। पायल जल्दी से उसे जूस देती है पीने के लिए। आर्या जूस पीती है, पर कुछ घूंट जूस पीने के बाद आर्या अपने मुंह पर हाथ रख सिंक के पास जाके उल्टी करने लगती है। पायल और साधना जल्दी से उसके पास जाके उसकी पीठ सहलाते हैं। कुछ देर बाद आर्या अपना मुंह धो के सबके पास आती हैं, तो लक्ष्मी जी, सफर के वजह से उसे तकलीफ हो रही है, ओमकार तुम आर्या को कमरे में लेके जाओ और उसे आराम करने दो। हम तुम दोनों का खाना ऊपर ही भिजवाते हैं। उनकी बात सुन ओमकार आर्या को लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आके ओमकार आर्या को बेड पर बैठा के उसके पास बैठ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? आर्या उसे देख, हमारा जी मचल रहा है, हम कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। उसकी बात सुन ओमकार, कुछ खाओगी? आर्या ना में सिर हिला के लेट जाती हैं।
कुछ देर बाद पायल उन दोनों के लिए खाना लाती है। ओमकार आर्या को बैठा खाना खिला के एक ग्लास दूध और दवाई देके सुला देता है। आर्या को सुला ओमकार उसके पास बैठ अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। कुछ देर में ही आर्या की नींद खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। ओमकार उसे देख, क्या हुआ आर्या, हमें नींद नहीं आ रही है। ओमकार उसे देख अपना लैपटॉप साइड में रख देता है और उसे अपने करीब कर अपनी बाहों में लेके लेट जाता है। आर्या भी उसके सीने पर सर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। ओमकार उसके सिर को लगातार सहला रहा था। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में जुट जाते हैं। अगली सुबह आज घर छोटी पूजा थी जो आर्या और उसके होने वाले बच्चे के लिए रखी गई थी। आर्या हल्की साड़ी पहन ओमकार के साथ पूजा में बैठी हुई थी। पूजा में ठाकुर परिवार के साथ सिंह परिवार भी मौजूद था। वहीं लक्ष्मी जी ने बच्चे के खुशी में मनोज ठाकुर के परिवार को भी बुलाया था। ओमकार थोड़ा नाराज था, पर इस वक्त वो सिर्फ आर्या और अपने बच्चे के खुशी के लिए चुप रहा। उसे आज का दिन खराब नहीं करना था। वहीं सुमित की नज़र अभी आर्या पर ही थी, जो प्रेगनेंसी के वजह से और निखर गई थी। सुमित आर्या को ही देख रहा था कि तभी रेखा जी उसके सामने आके, अब ऐसे वैसी कोई हरकत मत करना, ऐसे ही हम तुम्हारे वजह से शर्मिंदा है। उनकी बात सुन सुमित बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आर्या और ओमकार की पूजा संपन्न हो जाती है। तो पंडित जी ओमकार और आर्या से आप दोनों एक बार महादेव के दर्शन कराना। इतना बोल वो दक्षिणा लेके चले जाते हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। अब आर्या को 7वां महीना चल रहा था, जहां सब ठीक हो गया था और सब खुश थे। प्रणय और उर्मी की सगाई भी हो चुकी थी और दोनों शादी आर्या के डिलीवरी के बाद करना चाहते थे। यहां आर्या को अब ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। अब घर में आर्या के गोद भराई की बात चल रही थी। एक सुबह आज छुट्टी का दिन होने के वजह से सब घर पर थे, पर आज आर्या का मन बेचैन था। आर्या अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी साधना जी कमरे में आती हैं। साधना जी आर्या के पास आके, क्या हुआ आर्या, तुम कुछ उदास लग रही हो। आर्या उन्हें देख, माँ पता नहीं क्यों पर हमारा मन बहुत बेचैन है। साधना जी उसके गाल छू के, ऐसे वक्त पर ये सब होता है। चलो मैं तुम्हें नीचे लेके जाने आई हूँ। गुरुजी आए हैं, वो तुम्हारे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं। उनकी बात सुन आर्या उनके साथ नीचे आती है। उनके नीचे आते ही आर्या की नज़र एक आदमी पर जाती है, जिसने भगवा रंग की धोती के साथ भगवा रंग का कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। उसके गले में ढेर सारी रुद्राक्ष माला, वही उसके कलाई पर भी रुद्राक्ष के साथ उसके बाह पर भी रुद्राक्ष बंधा हुआ था। उनके ललाट, माथे पर चंदन का त्रिपुंड बना हुआ था, वही उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके सिर पर जटा बंधी हुई थी। आर्या के आते ही उनकी नज़र आर्या पर जाती है। आर्या भी उन्हें ही देख रही थी, उनकी आंखों में अगल ही तेज था। वो आर्या को देख मुस्कुरा देते हैं। साधना जी आर्या को उनके पास लाती हैं, तो आर्या उनके पैर छूती है। गुरुजी अपना हाथ बढ़ा अपनी आंखें बंद कर उसे आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। उनकी बात सुन आर्या उन्हें हैरानी से देखने लगती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पर सौभाग्यवती भव या दूधो नहाओ फुतो पलो आशीर्वाद देते हैं। पर आर्या कुछ ना बोल उन्हें देखती है, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहे थे। आर्या उनके सामने बैठ जाती है। वही आशीर्वाद वाली बात आर्या के साथ लक्ष्मी जी भी नोटिस करती है, पर वो भी कुछ नहीं बोलती है। ओमकार भी आर्या के पास आके बैठ जाता है। गुरुजी दोनों को ध्यान से देखते और बस मुस्कुरा देते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को उठा, सदा सुखी रहो, बस इतना बोलते हैं। कुछ देर उनकी सेवा के बाद वो जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो आर्या को देखते हैं, जो उन्हें ही देख रही थी। वो एक बार फिर मुस्कुरा देते हैं, तो आर्या से रहा नहीं जाता। आर्या उनके पास जाके हाथ जोड़, गुरुजी कोई बात है क्या। गुरुजी उसे देख, कुछ नहीं बच्ची। आर्या, कुछ बात तो है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुरा के, मैं जो कहूंगा तुम सह नहीं पाओगी। उनकी बात सुन आर्या को डर लगने लगता है। आर्या घबराते हुए, मैं कुछ समझी नहीं।
गुरुजी मुस्कुरा के, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। आर्या को कुछ समझ नहीं आता है। तभी साधना जी आर्या को अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ गुरुजी बाहर आते हैं। तभी लक्ष्मी जी गुरुजी के पास आके, गुरुजी आपने आर्या और ओमकार के बच्चे के बारे में कुछ बताया नहीं। उनकी बात सुन गुरुजी मुस्कुरा के, क्या बताओ उसके बारे में जिसका भविष्य है ही नहीं। उनकी बात सुन लक्ष्मी जी को झटका लग जाता है। लक्ष्मी जी घबराकर, गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी, तुम्हारे परिवार पर एक साजिश का सैलाब आएगा और उसमें तेरी बहू आर्या अपना सब कुछ खो देगी। उनकी बात सुन लक्ष्मी जी के तो झटका लगता है। वही कोई और भी था जिसने ये सब सुना था और सब सुने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गुरुजी चले जाते हैं, पर लक्ष्मी जी को उलझन में डाल। लक्ष्मी जी बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर घर के अंदर आती हैं। लक्ष्मी जी सबके साथ आके बैठ जाती हैं। पर उनके चेहरे को देख साधना जी, क्या हुआ माँ? लक्ष्मी जी, कुछ नहीं, बस तबीयत सही नहीं लग रही है। उनकी बात सुन साधना जी, तो चलिए आप कमरे में आराम कर लीजिए। उनकी बात पर लक्ष्मी जी अपना सिर हिला देती है, तो साधना जी उन्हें कमरे में लेके जाती हैं। यहाँ आर्या के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। आर्या के कानों में बस गुरुजी ने जो लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हारी बहू अपना सब कुछ खो देगी, यही गूंज रहा था। वो अपना सिर घुमा अपने बगल में बैठे ओमकार को देखती है, जो पीयूष से कुछ बात कर रहा था। उसके बाद उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है, जिसे उसे घबराहट होने लगती है। घबराहट के वजह से आर्या के माथे पर पसीना आने लगता है। आर्या को अब चक्कर आने लगते हैं। आर्या अपना हाथ बढ़ा ओमकार का हाथ पकड़ लेती है। आर्या के हाथ पकड़ते ही ओमकार आर्या की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है। आर्या का पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। ओमकार जल्दी से आर्या को अपनी बाहों में संभालता है। आर्या उसे देखते हुए बेहोश हो जाती है। आर्या को बेहोश देख ओमकार घबरा जाता है। उसके साथ पीयूष भी जल्दी से आर्या के पास आता है। ओमकार आर्या के गालों को थपथपा उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर आर्या आंखें नहीं खोलती है। पीयूष जल्दी से पायल को आवाज लगा पानी मंगवाता है। पायल जब पानी लेके आती है और आर्या को ऐसे बेहोश देखती है तो घबरा जाती है। पीयूष जल्दी से पायल से पानी लेके आर्या के चेहरे पर छिड़कता है। पानी की बूंदें पड़ते ही आर्या कुछ होश में आने लगती है। तब तक साधना जी भी आ जाती है। साधना जी आर्या के पास आके उसे अच्छे से देखने लगती है। यहाँ आर्या अपनी आधी आंखें खोल सबको देखती है। साधना जी ओमकार को आर्या को कमरे में लेके जाने बोलता है। ओमकार जल्दी से आर्या को अपनी बाहों में उठा कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बाकी बस भी उसके पीछे आते हैं। ओमकार आर्या को लाके बेड पर आराम से लेटा देता है। फिर आर्या के गालों को थपथपा उसे उठाने लगता है। आर्या अपनी आंखें खोलती है, तभी पायल पानी लेके आती है। ओमकार आर्या को सहारा देके बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद आर्या को कुछ अच्छा लगता है। ओमकार आर्या से, आर्या क्या तुम ठीक हो? आर्या बस अपना सिर हल्का हिला देती है। कुछ देर बाद सब उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में बस ओमकार और आर्या थे। ओमकार आर्या के पास उसे अपनी बाहों में लेके बैठा हुआ था। आर्या ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। ओमकार, आर्या कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो। आर्या कुछ नहीं बोलती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए ओमकार को कि वो क्यों परेशान है। आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। बहुत देर तक जब ओमकार को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो अपना सिर झुका आर्या को देखता है तो आर्या सो गई थी। ओमकार उसे बेड पर अच्छे से सुला उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसे वैसे ही बाहों में पकड़ सो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी फोन पर, सर काम हो गया है, ओमकार के गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं हमने। सामने से, ठीक है, कल जब वो ऑफिस के लिए गाड़ी लेके निकलेगा तो मुझे खबर कर देना, उसकी मौत में अपने आंखों से देखना चाहता हूँ।
उसकी बात सुन आदमी, जी सर, इतना बोल कॉल कट कर देता है। यहाँ ओमकार सो गया था, पर आर्या अभी जग रही थी। उसके कानों में गुरुजी की बातें गूंज रही थी। बच्चे का भविष्य है ही नहीं। आर्या अपना पेट देखती है, जिस पर ओमकार का हाथ था। आर्या अपना हाथ ओमकार के हाथ पर रख देती है। आर्या मन में, महादेव, अगर हमारे पति पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसे हम पर दे देना, पर उन्हें कुछ मत होने देना। अगली सुबह आर्या और ओमकार तैयार होके नीचे आते हैं। आर्या के बड़े पेट के वजह से अब उसे सीढ़ियां उतरने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ऊपर से वो छोड़ा भी चलती थी तो उसे थकान हो जाती थी। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ धीरे धीरे उसे नीचे लेके आता है। उन दोनों को ऐसे देख लक्ष्मी जी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो बोलती है, ओमकार और आर्या, तुम दोनों नीचे के कमरे में ही रहो। आर्या को सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में तकलीफ होने लगी है। बाकी सबको भी उनकी बात सही लगती है। तो साधना जी सर्वेंट को बोल नीचे का कमरा साफ करने बोल देती है। ओमकार और आर्या सबके साथ बैठ नाश्ता करते हैं। साधना जी आर्या से, आर्या तुम आज चेकअप के लिए जा रही हो ना? आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो साधना जी, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? उनकी बात सुन आर्या कुछ बोलती उसे पहले शैलेंद्र जी बोलते हैं, अरे ओमकार ने आज छुट्टी ली है, वो आर्या का चेकअप करा, उसके साथ थोड़ा बाहर घूम आएगा। तुम कहाँ उन दोनों के बीच जा रही हो? उनकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं और आर्या ओमकार को देखने लगती है, क्योंकि उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। ओमकार उसे देख मुस्कुरा देता है। नाश्ता करने के बाद ओमकार आर्या के साथ अपनी कार में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उनकी गाड़ी निकलते ही उनसे कुछ दूरी पर बाइक लेके खड़ा आदमी अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल लगाता है। कॉल उठाते ही आदमी, सर ओमकार अपनी गाड़ी लेके निकल गया है। आदमी, गुड, पर वो अकेला है ना? बाइक वाला आदमी, नहीं सर, उसके साथ गाड़ी में उसकी पत्नी बैठी है। उसकी बात सुन आदमी, क्या? अरे फिर रोको गाड़ी। जिसे पाने के लिए ये सब कर रहा हो तुम, उसे ही मरने के लिए गाड़ी में भेज रहे हो। बाइक वाला आदमी, सर हमें क्या पता। वो आदमी गुस्से से, अब जल्दी जाओ और उसकी गाड़ी को रोको और ध्यान रहे आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोल वो कॉल कट बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाता है। यहाँ वो बाइक वाला आदमी भी अपनी बाइक स्टार्ट कर ओमकार के गाड़ी के पीछे आता है। ओमकार अपनी कार चलाते हुए उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है। कुछ देर बाद कार चलाते हुए ओमकार को महसूस होता है कि उसके कार की स्पीड कम नहीं हो रही है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो शॉक हो जाता है कि उसके गाड़ी के ब्रेक फेल है। ओमकार गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नजर आर्या पर जाती है, जो शीशे से बाहर देख रही थी। ओमकार को नजर आर्या के पेट जाती है। ओमकार अब कार रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है, पर कार नहीं रुकती है। आर्या देखती है हॉस्पिटल पीछे छूट गया, पर ओमकार ने गाड़ी नहीं रोकी। आर्या ओमकार के तरफ पलट के, ओमकार जी हॉस्पिटल पीछे रह गया। ओमकार एक अंजर आर्या को देख आगे देखते हुए, आर्या गाड़ी के ब्रेक फेल है। उसकी बात सुन आर्या को झटका लगता है। आर्या घबरा के, ब्रेक फेल है तो अब? ओमकार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आर्या, पर गाड़ी नहीं रोक पा रहा हूँ। इसलिए मैं कार जंगल की तरफ ले रहा हूँ जहाँ किसी पेड़ से टकरा कर गाड़ी रुक जाए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आर्या तुम गाड़ी से कूद जाना। आर्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ओमकार को इस वक्त आर्या से बहस करना सही नहीं लगता है, तो वो कुछ नहीं बोलता है। वही आर्या को अब घबराहट होने लगती है। आर्या अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। ओमकार आर्या को देखता है और उसका एक हाथ पकड़, आर्या क्या तुम ठीक हो? आर्या अपनी आंखें खोल ओमकार को देखती है, तभी उसकी नज़र साइड से आ रहे ट्रक पर जाती है। वो जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमा देती है, जिस वजह से कार इनबैलेंस हो जाती है। ओमकार जल्दी से कार संभालने की कोशिश करता है और वही आर्या अपना पेट पकड़ लेती है। ओमकार आर्या से, आर्या जल्दी कूदो। आर्या उसे देख, नहीं मैं आपको छोड़ नहीं जाऊंगी।
ओमकार जल्दी से आर्या के साइड के कार का दरवाजा खोल उसकी सीट बेल्ट खोल देता है, पर ऐसे पहले वो आर्या को धक्का देता उनके साइड से एक ट्रक आके टक्कर मार देता है, जिसे आर्या के साथ ओमकार भी कार से बाहर गिर जाता है और उनकी कार नदी में गिर जाती है। यहाँ ओमकार बाहर गिरा था, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उसे बस हाथ पर और सर पर हल्की चोट लगी थी। ओमकार जल्दी से उठ के आर्या को देखने लगता है तो उसकी नज़र उसे कुछ दूरी पर गिरी आर्या पर जाती है। आर्या की पीठ ओमकार के तरफ थी। ओमकार भागते हुए उसके पास जाता है और उसे अपने तरफ घुमाता है। ओमकार जैसे ही आर्या को अपने तरफ घुमाता है वो घबरा जाता है, क्योंकि आर्या के सिर पर बहुत चोट लगी थी जिसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था और आर्या बेहोश थी। ओमकार देखता है आर्या के सामने ही बड़ा पत्थर था, आर्या का सिर उसी से टकराया था। ओमकार आर्या को अपने गले लगा रोते हुए, आर्या प्लीज आर्या उठो। आर्या हल्के से अपनी आंखें खोलती है और ओमकार को देखती है और फिर अपने पेट पर हाथ रखती है। ओमकार देखता है तो आर्या के कमर के नीचे की साड़ी खून से भर गई थी। ये देख ओमकार का दिल धक रह जाता है। आर्या धीमे से, हमारा बच्चा। ओमकार आर्या को अपने गले लगा, कुछ नहीं होगा आर्या, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आर्या की आंखें बंद होने लगती हैं और उसके आंखों के कोने से आंसू की बूंद गिर जाती है। आर्या शायद समझ गई थी कि अब उसके बच्चे के कोई नहीं बचा सकता।